पिछले वीडियो लेसन में मैंने CSS को यूज़ करने के चंद एक तरीकों पर बात की थी कि CSS को अगर आप अपने वेब पेजेस में इंक्लूड करवाना चाहते हो तो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। इस वीडियो लेसन में मैं CSS के बेसिक सिंटैक्स पे बात करूंगा कि CSS कैसे बनती है और इसको कैसे आप यूज़ करके अपने वेब पेजेस की फॉर्मेटिंग शुरू कर सकते हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। मेरे सामने ये बेसिक पेज डॉट HTML की एक फ़ाइल पड़ी हुई है, इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक ये जो स्क्रीन पे आप वेब पेज देख रहे हैं, इतना वेब पेज तो आपको बनाना आ गया होगा। इसमें कोई ख़ास डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। इसको मैं नोटपैड के प्रोग्राम में भी ओपन करता हूँ ताकि हम देखें कि ये वेब पेज कैसे बना हुआ है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वेब पेज बेसिकली इसमें मैंने कुछ डिविजन्स जो हैं वो यूज़ किए हैं, 5-6 जगह पे div का टैग यूज़ किया है। तो इस वेब पेज को हमने कई डिविजन्स में डिवाइड कर दिया है और तकसीम कर दिया है। यहाँ पे सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इस वेब पेज को हमने एक CSS की मदद से लिंक करवाना है या CSS की मदद से हमने इसकी वेब पेज की फॉर्मेटिंग करनी है। तो उसके लिए ज़ाहिर बात है मुझे CSS की एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं न्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कंट्रोल S की शॉर्टकट की प्रेस करूँगा ताकि हमारे सामने ये सेव एज़ का डायलॉग बॉक्स आए। फाइल नेम में मैं theme.css देता हूँ। इस फाइल का नाम जो है वो theme.css रखता हूँ ताकि कंप्यूटर समझ सके कि ये एक CSS की फ़ाइल है या कैस्केडिंग स्टाइल शीट की फ़ाइल है। यहाँ पे सबसे पहले हम एक बॉडी का बॉडी का सिलेक्टर यहाँ पे टाइप करते हैं। CSS में जब आप किसी भी टैग की फॉर्मेटिंग करना चाहें तो जितने भी टैग्स आप HTML में यूज़ कर सकते हैं, तकरीबन तमाम की फॉर्मेटिंग आप CSS की मदद से कर सकते हैं। सिंपल आपने करना ही है कि आपने उस टैग का नाम लिखना है और उसके बाद 2 कर्ली ब्रेसेस टाइप करनी है, ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेस, और उसके दरमियान में जो भी आप CSS की प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे तो CSS जो आपका वेब ब्राउज़र है वो उसको उसी हिसाब से उसकी फॉर्मेटिंग करेगी। यहाँ पे मैंने बॉडी का सिलेक्टर लिखा या बॉडी का टैग लिखा। आप देख रहे हैं कि हमने इस वेब पेज में बॉडी का टैग यूज़ भी किया जो कि हमारे कंटेंट को एनक्लोज करने के लिए यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने बॉडी का टैग लिखा और इसकी हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं बैकग्राउंड कलर की। इस वीडियो लेसन में मैं ये आपको नहीं बता रहा कि किस प्रॉपर्टी की मदद से आप कौन सा रिज़ल्ट अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल मैं बेसिक सिंटैक्स की बात करूँगा कि CSS को कैसे यूज़ करना आप शुरू कर सकते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह अगले वीडियो लेसन में मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो CSS के जो मज़ीद पावरफुल किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं या जो उनके रिज़ल्ट्स हैं उसके बारे में बता सकूँ। तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर की एक प्रॉपर्टी लिखी है और इसकी वैल्यू जो है वो ग्रे दी है और उसके बाद मैं कमेंट करता हूँ यहाँ पे। जैसे आप HTML में कमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, CSS में भी आप कमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी को लाइन को मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि हमारे दोनों जो वेब पेज जो CSS की फ़ाइल है और जो वेब पेज है ये आपस में लिंक होंगे या नहीं। तो उसके लिए मैंने अब कमेंट लिख रहा हूँ यहाँ पे कि CSS की मैं चेक करना चाह रहा हूँ। तो कमेंट स्टार्ट करने के लिए आपको बैकस्लैश की यूज़ करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको एस्ट्रिक्स का निशान जो कि आप देख सकते हैं कि आपके कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट की मदद से अगर आप 8 की की को प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये एस्ट्रिक्स या स्टार का निशान जो है वो अपीयर हो जाएगा। और उसके बाद आप जहाँ भी जितना भी कमेंट लिखना चाहें वो आप कमेंट लिख सकते हैं और कमेंट को क्लोज करने के लिए आपको रिवर्स ऑर्डर में पहले एस्ट्रिक्स लिखना पड़ेगा और उसके बाद बैकस्लैश आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपका कमेंट कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद बाकी जो फाइल है वो CSS उसको उसी हिसाब से ट्रीट करेगा। चूँकि एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट है तो इसको हम लिंक करवाएँगे, जब तक हम लिंक नहीं करवाएँगे हमारी फॉर्मेटिंग जो है वो अपीयर नहीं होगी। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट को लिंक करने के लिए मैं लिंक का टैग लिखता हूँ और फिर इसका एट्रीब्यूट रेल, इसकी जो वैल्यू है वो मैं स्टाइल शीट लिखूँगा और उसके बाद अगला जो एट्रीब्यूट है वो टाइप का है और इसकी वैल्यू मैं लिखता हूँ टेक्स्ट ओब्लिक CSS। और जो तीसरा रेफरेंस का जो एट्रीब्यूट है href का उसको मैं उसकी वैल्यू लिखता हूँ theme.css। चूँकि हमने अपनी फ़ाइल को theme.css का नाम दिया और ये सेम उसी फोल्डर में मौजूद है तो इस वजह से सिंपल मैं theme.css लिखूँगा और इस टैग को जब क्लोज़ करूँगा तो हमारा यहाँ पर ये लिंकिंग जो है वो इस CSS के साथ इस वेब पेज की कंप्लीट हो चुकी है। और इसको चेक करने के लिए मैं वेब पेज में आता हूँ, रिफ्रेश के बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि सडनली हमारे सामने एक चेंज अपीयर हो रहा है, हमें एक तब्दीली नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी फ़ाइलें जो हैं वो वेब पेज की फ़ाइल CSS के साथ सक्सेसफुली लिंक हो चुकी है। तो इस लिंक के बाद
मैं इस टैग को अगर चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अब श्योर हो चुका है कि हमने ये दोनों फाइलें जो है वो बिल्कुल सही तरीके से आपस में लिंक कर दी हैं। और CSS को स्टार्ट करने के लिए अगर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से ऊपर कमेंट वगैरह भी लिख सकते हैं, इसका जो पर्पज़ है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि बेसिक CSS फाइल, मैंने कमेंट को स्टार्ट करने के लिए बैकस्लैश और फिर एस्ट्रिक्स यूज़ किया है, और उसके बाद जितना भी मैं जहाँ तक मैं यूज़ करना चाहूँ कमेंट को मैं लिख सकता हूँ, लाइनें लिख सकता हूँ, और उसके बाद जैसे ही मैं एस्ट्रिक्स और बैकस्लैश की दोबारा टाइप करूँगा तो यहाँ पे हमारा ये कमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कमेंट्स को ज़रूर यूज़ कीजिए जहाँ पे आप को लगे कि फ्यूचर में अगर आप दोबारा वापस आए तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी कि इसको मैंने कैसे यूज़ किया था इस CSS की प्रॉपर्टी को या इस वैल्यू को। तो कमेंट जो है, बेहतर कमेंट करना और जो नेसेसरी जगह हैं वहाँ पे कमेंट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रह सकता है। मैंने आपको पहले बताया था कि CSS में हम किसी भी टैग को जो कि हम HTML में यूज़ करते हैं उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो हम अगर चाहें तो कोई भी टैग यूज़ कर सकते हैं, बल्कि हम यहाँ पे बॉडी का टैग ही दोबारा एक दफ़ा लिख लेते हैं, और इसको मैं कर्ली ब्रेस के साथ स्टार्ट करूँगा, ओपनिंग कर्ली ब्रेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेस, और इसके दरमियान में हम CSS की जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं सिलेक्टर की वो मैं लिखूँगा। इसका मैं जो बैकग्राउंड कलर है लिखता हूँ। बैकग्राउंड कलर की इस प्रॉपर्टी को मैं एक वैल्यू देता हूँ, हेक्साडेसिमल वैल्यू यहाँ पे मैं टाइप करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं हैश का निशान टाइप करता हूँ और उसके बाद 6F टाइप करूँगा। तो यहाँ पे हम एक बैकग्राउंड कलर जो है वो दे रहे हैं इसको। और किसी भी प्रॉपर्टी को जब आप क्लोज करने जा रहे हो तो उसके लिए आपको आखिर में सेमी कॉलन जो है वो लाजमी लिखना चाहिए। जैसे आप सेंटेंसेस को इंग्लिश में आप सेंटेंसेस को क्लोज करने के लिए या उनको ख़त्म करने के लिए पीरियड या डॉट का निशान लगाते हैं, इसी तरह जब आप CSS में किसी भी प्रॉपर्टी को क्लोज कर रहे हो, उसकी एंडिंग करने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको आखिर में सेमी कॉलन लाजमी टाइप करना होगा। और यहाँ पे 6F टाइप करने के बाद मैं सेमी कॉलन लिखता हूँ, तो CSS समझ जाएगा कि यहाँ पे हमारी एक प्रॉपर्टी क्लोज हो चुकी है, और इसके बाद हो सकता है कि आगे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी लिखें। तो अपने दिमागों में जो है इस बात को बिठा लें कि जब भी आप CSS की प्रॉपर्टी को, किसी प्रॉपर्टी को क्लोज करने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको आखिर में सेमी कॉलन लाजमी यूज़ करना है। इसके बाद मैं अगली प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ करता हूँ कलर की, और इसकी भी मैं एक हेक्साडेसिमल वैल्यू लिखूंगा, तो उसके लिए मैं हैश लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं 6 ज़ीरोज़ टाइप करने के बाद सेमी कॉलन से इस प्रॉपर्टी को क्लोज कर दूंगा। अब अगर मैं वेब पेज में आके रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि आपको कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि हमने जो वैल्यूज़ हैं ये डिफ़ॉल्ट ऑर्डर में हमने सेलेक्ट कर दी हैं। अगर मैं यहाँ पे ऊपर वाली प्रॉपर्टी से बैकग्राउंड को डिलीट कर दूँ और नीचे वाली प्रॉपर्टी में बैकग्राउंड और उसके बाद डैश कलर टाइप कर दूँ, तो हमने ये जो वैल्यूज़ हैं इनको स्विच ओवर कर दिया, यानी कि जो 6F की वैल्यू थी वो हमने ऊपर ले गए हैं, और जो वैल्यू बैकग्राउंड कलर की थी वो वापस नीचे ले आए हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे चेंज इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि आपके सामने एक चेंज आ रहा है। जो टेक्स्ट है वो वाइट हो चुका है और जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो चुका है। तो इससे मुराद ये है कि जो कलर की प्रॉपर्टी है वो रिप्रेजेंट करती है टेक्स्ट को। जी, जो कलर की प्रॉपर्टी है वो रिप्रेजेंट करती है टेक्स्ट को, और जो बैकग्राउंड कलर है वो रिप्रेजेंट करती है, ज़ाहिर बात है, बैकग्राउंड कलर को। तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो तो हमारे डिफ़ॉल्ट जो वेब ब्राउज़र हैं उसमें जो वैल्यू होती है कि बैकग्राउंड हमेशा वाइट होता है और टेक्स्ट जो है वो ब्लैक कलर में होता है। लेकिन यहाँ पे हमने CSS की मदद से इस प्रॉपर्टी को या इस बिहेवियर को चेंज कर दिया है। और 6F जो है ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है कलर की, इससे मुराद है प्योर वाइट, और जो 6 ज़ीरोज़ हैं इससे मुराद है प्योर ब्लैक। तो इसके दरमियान में अगर आप चेंजेस करना चाहें तो आप चेंजेस कर सकते हैं, या फिर अगर आप हेक्साडेसिमल वैल्यू को याद नहीं रख सकते या किसी ख़ास कलर के पीछे नहीं है, स्पेसिफिक कलर के ख्वाहिशमंद नहीं है, तो आप जो आम रंग हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि रेड कलर अगर मैं यूज़ करना चाहूँ तो सिंपल यहाँ पे मैं रेड लिखूँगा, CSS समझ जाएगा कि यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसको हम रेड करवाना चाहते हैं, और रिफ्रेश जैसे ही मैं करूँगा तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो टेक्स्ट का रंग है वो तब्दील हो चुका है, सुर्ख रंग में हमारे सामने अपीयर हो रहा है। तो इस तरह अगर आप किसी ख़ास रंग के ख्वाहिशमंद नहीं हैं तो आप डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हैं, येलो, ब्लू, ग्रे, या इस तरह करके डिफरेंट जो जनरल कलर्स हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी ख़ास रंग के पीछे हैं और ख़ास रंग यूज़ करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट में, तो उसके लिए आपको
उस ख़ास रंग की हेक्साडेसिमल वैल्यू याद रखनी होगी या वो आपको पता होनी चाहिए, तो उसके बाद ही आप वो कलर या वो रंग अचीव कर सकते हैं अपने वेब पेजेस में या अपने वेबसाइट में। यहाँ पे मैं google.com की इस वेब पेज पे आता हूँ और यहाँ पे हेक्स कलर कोड्स टाइप करूँगा, तो मेरे सामने ये डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। यहाँ से मैं किसी भी वेब पेज चंद एक वेब पेजेस को ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनके डिफरेंट कलर वैल्यूज़ हैं, बल्कि इस दूसरी वेबसाइट में देखते हैं हमारे पास ये एक HTML कलर पिकर फ़ोटोशॉप की तरह हमारे सामने अपीयर हो रहा है। यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो इसके वैल्यूज़ जो हैं वो मैं चेंज कर सकता हूँ और अपना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट जो है या डिज़ायर्ड कलर जो है वो मैं उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि हेक्साडेसिमल वैल्यू यहाँ पर चेंज हो रही है। इसको मैं कट करता हूँ और उसके बाद वापस नोटपैड प्लस प्लस के इस एडिटर में आऊँगा और इस वैल्यू को यहाँ पे मैं अगर चेंज कर इसको पेस्ट करता हूँ, शुरू में इसके हैश का निशान टाइप करते हैं, शिफ्ट और 3 की आप प्रेस करेंगे तो हैश का निशान आपके सामने अपीयर हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ और जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारा जो वैल्यू हमारा जो कलर है टेक्स्ट का वो चेंज हो चुका है। वही कलर जो हमने थोड़ी देर पहले HTML कलर पिकर की मदद से सेलेक्ट किया था वो हमारे सामने यहाँ पर अपीयर हो रहा है। तो इस तरह आप फ़ोटोशॉप या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में या हमारे केस में HTML कलर पिकर की मदद से अपने रिक्वायर्ड कलर का हेक्साडेसिमल उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू जान सकते हैं और फिर उसको जैसे आप कॉपी करके अपने CSS फाइल में पेस्ट करेंगे तो आपके वेब पेजेस में वो कलर जो है वो नज़र आना आपको शुरू हो जाएगा। यहाँ से मैं एक डिफरेंट बैकग्राउंड कलर का इंतखाब करना चाहता हूँ तो मैं येलोइश किस्म का लाइट येलो किस्म का कलर यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और फिर इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू को कॉपी करने के बाद मैं CSS के इस फाइल में पेस्ट करूँगा और सेव करने के बाद जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारा जो वैल्यू है उसके हिसाब से कलर तो चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे कंट्रास्ट कोई अच्छा कंट्रास्ट नहीं बन पा रहा। तो मैं इसको दोबारा वापस जाता हूँ HTML कलर पिकर के इस वेब पेज पे और यहाँ पर मैं एक डिफरेंट कलर का इंतखाब करता हूँ और उसको मैं यहाँ पे जब दोबारा मैं पेस्ट करूँगा तो देखते हैं कि ये आया हमारा कंट्रास्ट बेहतर बन पाता है या नहीं। और मेरे ख्याल से ये कलर भी कोई ख़ास जच नहीं रहा, तो हम इस दफ़ा यहाँ से कोई लाइट ब्लू किस्म का कलर जो है उसका मैं इंतखाब करता हूँ और इसकी जो हेक्साडेसिमल वैल्यू है इसको मैं कॉपी करता हूँ और फिर उसके बाद इसको मैं उसी तरह सेव करूँगा। पेस्ट करने के बाद सेव करूँगा तो हमारा ये कलर जो है हेक्साडेसिमल वैल्यू का वो वेब पेज में अपीयर होना शुरू हो जाएगा। बॉडी के टैग में हमें इस बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी की ज़रूरत है। हमें जो टेक्स्ट का कलर है वो मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ। इस वजह से मैं जो कलर की वैल्यू थी या कलर का जो प्रॉपर्टी थी इसको मैं डिलीट करता हूँ, सेव करूँगा और जैसे ही अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारे पास अब थोड़ा-सा बेहतर किस्म का कंट्रास्ट आ रहा है और कलर जो है ये थोड़ा-सा अपीलिंग है। तो इस तरह आप CSS की मदद से अपने वेब पेजेस में फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं और हेक्साडेसिमल वैल्यू को भी आपने जान लिया कि हेक्साडेसिमल वैल्यू से हेक्स कलर कोड से क्या मुराद है कि जो 6 एफ्स हैं उनसे मुराद है कि प्योर वाइट और 6 ज़ीरो से मुराद है प्योर ब्लैक। तो आप इन्हीं वैल्यूज़ में इन्हीं जो आपके पास ऑप्शंस हैं इन्हीं को चेंज करके आप डिफरेंट किस्म के कलर्स जनरेट कर सकते हैं या फिर अगर चाहें तो फ़ोटोशॉप या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की मदद से अपने रिक्वायर्ड कलर्स की इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद उनको जैसे आप CSS में यूज़ करेंगे तो आपके वो वेब पेजेस जो हैं वो उसी कलर से मुज़य्यन हो जाएँगे जैसे कि आप उसको देखना चाहते थे। तो अब इन वैल्यूज़ पे इन हेक्साडेसिमल के कॉन्सेप्ट पे बात करने के बाद अब हम दोबारा बढ़ते हैं इस वेब पेज की जानिब। बेसिक पेज डॉट HTML के इस वेब पेज को मैं ओपन करता हूँ और इस दफ़ा हम देखते हैं कि हम किसी और टैग को फॉर्मेट कर सकते हैं या नहीं। तो मैं इस वेब पेज को दोबारा एक्सपेंड करता हूँ ताकि हम सारे पेज को क्लियरली देख सकें और इस दफ़ा हम डिविजन्स को फॉर्मेट करना चाहेंगे। आप देख रहे हैं कि इस वेब पेज में मैंने 4 या 5 जगहों पर डिविजन्स यूज़ किए हैं और मैंने आपको CSS बताया भी था कि CSS में जब आप किसी भी वेब पे किसी भी टैग को फॉर्मेट करना चाह रहे हो तो आप उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। ज़्यादातर जितने भी टैग्स आप HTML में यूज़ करेंगे आप CSS में उनकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस वक्त डिव के इस टैग को डिव एंड डिविजन्स को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल मैं यहाँ पे div लिखूँगा क्योंकि डिव टैग को हम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो डिव का मैं सिलेक्टर यहाँ पर लिखता हूँ, div लिखूँगा। उसके बाद जैसे ही मैं कर्ली ब्रेस टाइप करूँगा ओपनिंग और क्लोजिंग और इसके दरमियान में अगर मैं प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना चाहूँ
तो इस डिव की या इस डिव सेलेक्टर की प्रॉपर्टी को मैं चेंज करता हूँ, बैकग्राउंड कलर को ही मैं चेंज करता हूँ। हम एक सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे, बैकग्राउंड कलर कॉलन, और उसके बाद इसकी वैल्यू को हम रेड कर देते हैं, सेमी कॉलन से मैंने क्लोज किया इस प्रॉपर्टी को, और उसके बाद जो इसका टेक्स्ट का कलर है वो मैं वाइट कर देता हूँ। अब अगर मैं रिफ़्रेश करूँ वेब पेज को, तो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ पर हमने डिविजन्स यूज़ किया या डिव का टैग यूज़ किया, वो तमाम हिस्सा जो है हमारे सामने इस तरह फॉर्मेट होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि आपका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट जो है, जो आप चाह रहे हो, वो यही हो कि आप तमाम डिविजन्स को फॉर्मेट करना चाह रहे हो। तो उस केस में तो ये बहुत ही आपके लिए सिंपल सा टैग, सिंपल सी फॉर्मेटिंग थी, कोई ख़ास इसमें आपको थिंकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता कि आप तमाम की तमाम डिविजन्स को या डिव्स को एक ही तरीके से फॉर्मेट करना चाह रहे हो। आपको किसी एक ख़ास डिव को या किसी एक ख़ास डिवीज़न को आप जो है वो फ़ोकस करना चाह रहे होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हम इस वेब पेज में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डिविजन्स अवेलेबल हैं, तो हम किसी एक ख़ास डिवीज़न को अगर फ़ोकस करना चाह रहे हों और सिर्फ़ उसी के ऊपर ये फ़ॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहे हों, तो उसके लिए हमें क्या मेथड यूज़ करना पड़ेगा सीएसएस में। यहाँ पे मेरे सामने काफ़ी ज़्यादा डिविजन्स अवेलेबल हैं, और मेरे ख़्याल से हम यहाँ पे महमूद टी स्टॉल की जो हेडिंग है या जो इसकी मेन डिवीज़न है, जो सबसे ऊपर टॉप डिवीज़न है, उसको हम यूज़ करेंगे। और उसको सीएसएस में हम फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देखते हैं कि इसकी आईडी, हमने आईडी का एट्रीब्यूट जो है इस डिवीज़न को एलोकेट किया या नहीं किया। तो सीएसएस में आपने देखा था कि हम टैग्स को जो है हम फॉर्मेट कर सकते हैं। तो उसके बाद अब जब हमने डिवीजन्स को फॉर्मेट करना है, उनमें किसी एक ख़ास डिवीज़न को फॉर्मेट करना हो, तो उसके लिए हमें उसके एट्रीब्यूट्स को जो है उसको फ़ोकस करना होगा, उसको उस पर कॉन्संट्रेट करना होगा। और यहाँ पे हम जो ऊपर वाली अगर हम डिवीज़न को फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, तो इसका हमें एट्रीब्यूट देखना होगा कि हमने इसको कोई एट्रीब्यूट दिया है आईडी या क्लास का या नहीं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने इसको एक एट्रीब्यूट दिया है हेडर का, और हम इस एट्रीब्यूट की मदद से अब इस डिवीज़न को फॉर्मेट करेंगे। तो जब आपने किसी डिवीज़न को आईडी का एट्रीब्यूट दिया हो, तो आईडी के एट्रीब्यूट को फ़ोकस करने के लिए या सीएसएस को बेहतर तरीके से ये बताने के लिए कि आप इस ख़ास डिवीज़न पर काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हैश का सिंबल यूज़ करना होगा। आईडी, जब आपने अपनी डिवीज़न को आईडी का एट्रीब्यूट दिया हो, तो उसके लिए आप हैश का सिंबल यूज़ करेंगे, और उसके बाद उस आईडी का जो वैल्यू है, उसको आप टाइप कर देंगे। यहाँ पे हमने हेडर की वैल्यू यूज़ की हुई थी इस वेब पेज में, तो अगर मैं यहाँ पे हैश के बाद हेडर लिखूँ और उसके बाद इस वेब पेज को, इस सीएसएस फाइल को सेव करने के बाद मैं वेब पेज को रिफ्रेश करूँ, तो आप देखेंगे कि हम सिर्फ एक ही हेडिंग को या एक ही डिवीज़न को फ़ोकस कर रहे हैं, सिर्फ उसी के ऊपर हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करवा रहे हैं। तो इस तरह यहाँ पर ये बात आपने जो है वो नोट करनी है कि जब आप किसी डिवीज़न की आईडी को फ़ोकस करना हो या उस ख़ास डिवीज़न को फ़ोकस करना हो जिसका एट्रीब्यूट जो है वो आईडी हो, तो उसके लिए आप हैश का सिंबल यूज़ करेंगे, और उसके बाद उसकी वैल्यू जो आपने आईडी के एट्रीब्यूट में दी थी, वो टाइप करेंगे, तो आप उस ख़ास डिवीज़न तक पहुँच जाएंगे सीएसएस में। यहाँ पे हम इस बेसिक पेज में वापस आते हैं और देखते हैं कि कोई और डिवीज़न ऐसी है जिसको हम चेंज कर सकें। तो मैं यहाँ पे बेसिक पेज में थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे हम कोई डिवीज़न देखते हैं जिसकी हमने आईडी जो है वो कोई वैल्यू उसकी दी हो। यहाँ पे आईडी मेन है, इस पे मैं इसको बल्कि अभी फ़िलहाल नहीं चेंज करते, हम दूसरे वैल्यू कोई और ढूँढते हैं, इसकी किसी और डिवीज़न पे हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। नीचे आप देख रहे हैं कि ये एक डिवीज़न है जिसकी आईडी फुटर है। आईडी एट्रीब्यूट है और इसकी वैल्यू फुटर है, और इसको अगर मैं सीएसएस के ज़रिए फॉर्मेट करना चाहूँ, इसकी फॉर्मेटिंग या स्टाइल इस पे कोई लगाना चाहूँ, तो उसके लिए सिंपल मैं शुरू में हैश लिखूँगा, और फिर इस आईडी की जो वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पे टाइप कर दी, जो कि फुटर है। और इसके बाद जैसे ही मैं इसको सेव करने के बाद रिफ्रेश करूँगा, तो आप देखेंगे कि वो फॉर्मेटिंग जो कि थोड़ी देर पहले हमारे हेडर पे अप्लाई हो रही थी, वो नीचे फुटर के हिस्से पे अप्लाई हो रही है। तो इस तरह आप सीएसएस में अगर किसी डिवीज़न की फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हो, तो आपको उसकी आईडी की वैल्यू जो है वो याद रखनी होगी, वो नोट करनी होगी। आईडी की जो वैल्यू है, अगर आप उसको उस हिसाब से फॉर्मेट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको शुरू में हैश का निशान और फिर उसकी एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो टाइप करेंगे, तो आप उस ख़ास डिवीज़न तक पहुँच जाएँगे और उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं।
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने एक एट्रीब्यूट क्लास का दिया है इस डिवीज़न को, और इसके अलावा एक एट्रीब्यूट यहाँ पे है क्लास का इस डिवीज़न में, और इसके अलावा H3 में हमारे एक क्लास का एट्रीब्यूट दिया हुआ है। तो काफ़ी जगह पे इस वेब पेज पे हमने क्लास के एट्रीब्यूट जो हैं वो स्प्रेड किए हैं, स्प्रिंकल किए हैं यहाँ पे। अब अगर मैं किसी ख़ास डिवीज़न को फॉर्मेट करना चाहूँ जिसका एट्रीब्यूट आईडी ना हो, बल्कि उसको मैं क्लास से फॉर्मेट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं डॉट या पीरियड का सिंबल जो है वो टाइप करूँगा, और फिर उसके बाद उस क्लास की जो वैल्यू है वो मैं टाइप कर दूंगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टी टाइप्स की जो वैल्यू है ये मैंने टाइप कर दी है, यानी कि मैं इस आईडी को फोकस करना चाह रहा हूँ। इसको मैं जैसे ही सेव करने के बाद CSS फाइल को रिफ्रेश करूँगा तो आप देख रहे हैं कि हम इस ख़ास हिस्से में एक ख़ास डिवीज़न को जो है वो फॉर्मेट कर रहे हैं। तो फ़र्क ये है कि जब आप किसी डिवीज़न की आईडी को फोकस करना चाहते हो, उसकी आईडी एट्रीब्यूट की मदद से उसकी फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हो CSS में, तो आपको उसकी आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू से पहले जो है हैश का सिंबल टाइप करना पड़ेगा। और अगर आप किसी क्लास को फॉर्मेट करना चाह रहे हो, किसी डिवीज़न क्लास को फॉर्मेट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए फिर आपको शुरू में क्लास के लिए पीरियड या डॉट का निशान लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप उस क्लास की वैल्यू जो है वो टाइप करेंगे तो आप उस ख़ास डिवीज़न को फॉर्मेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हो सकता है ये थोड़ी-सी बात आपके लिए कन्फ्यूज़िंग हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो लेसन के बाद खुद प्रैक्टिस करेंगे CSS के जो बेसिक सिंटैक्स है कि ये कैसे वर्क करता है, तो आपको बेहतर तरीके से इस ये जो कन्फ्यूजन है इसकी क्लियर हो जाएगी, और आपको समझ लग जाएगा कि क्लास को फोकस करना हो तो उसके लिए आपको क्या सिंबल यूज़ करना पड़ेगा, और हैश का सिंबल जो है वो कब यूज़ कर सकते हैं आप। अब अगर मैं किसी और क्लास को फॉर्मेट करना चाहूँ तो उसके लिए मैं वापस बेसिक पेज डॉट HTML में आता हूँ ताकि हम डिफरेंट क्लासेस को नोट कर सकें। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि महमूद की एक क्लास अवेलेबल है, ये डिवीज़न है और इसकी एक क्लास वैल्यू जो है वो महमूद है। तो हम इसको फॉर्मेट करेंगे। मैं थीम डॉट CSS में इसकी वैल्यू को चेंज करता हूँ, डॉट या पीरियड और टी टाइप्स को डिलीट करने के बाद मैं महमूद लिखूँगा। इसको मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास वेब पेज में जो हिस्सा था महमूद की क्लास का, जो डिवीज़न थी वहाँ पे फॉर्मेटिंग तो अप्लाई हो रही है, लेकिन ऊपर भी कई हिस्सों पर फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है। तो कहीं हमने गलत कोड तो नहीं लिख दिया। दोबारा हम वापस जाते हैं बेसिक पेज डॉट HTML में, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिवीज़न के लिए तो हमने ठीक है महमूद की क्लास यूज़ की थी, लेकिन ऊपर भी कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे हमने महमूद की क्लास यूज़ की है। जैसे कि स्पैन का टैग है, यहाँ पे हमने क्लास महमूद लिखा, और इसके अलावा H3 का टैग है, वहाँ पे भी क्लास महमूद लिखा। तो CSS को जब आपने किसी ख़ास हिस्से को फॉर्मेट करना हो तो स्पेसिफिकली बताना पड़ता है। अगर आप इन जनरल जो है वो लिख देंगे तो हो सकता है कि आपके पास वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स ना आएँ, जो कि अभी हमारे सामने जो प्रॉब्लम आ रही है। और हो सकता है आप ये भी सोच रहे हों कि हम ने एक ही पेज में जो है महमूद की क्लास कई दफ़ा क्यों यूज़ की, कई टैग्स के लिए जो है हमने डिफरेंट क्लासेस यूज़ कर सकते थे, हमने सब के लिए महमूद की क्लास यूज़ क्यों की। तो इसका एक ख़ास मकसद है। और यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट भी आपको बता दूं कि जो आईडी है, जो डिवीज़न मतलब आप क्रिएट करते हैं, उसकी जो आईडी एट्रीब्यूट है वो पूरे पेज पर यूनिक होगा। वो आप पूरे पेज पर एक डिवीज़न की अगर आईडी हेडर रखते हैं तो आप उसको कहीं और नहीं यूज़ कर सकते। उस डिवीज़न को अगर कोई दोबारा यूज़ करना चाहें तो आप हेडर की आईडी जो है वो नहीं यूज़ कर सकते किसी और डिवीज़न के लिए। और जो क्लास है उसको आप अगर एक पेज में 100 दफ़ा भी यूज़ करें, 1000 दफ़ा भी यूज़ करें, लाख दफ़ा भी यूज़ करें, तो आप क्लास की एट्रीब्यूट की सेम वैल्यू रख सकते हैं कई डिवीजन्स के लिए। हम जब यूनिक लेवल पे बात ना करना चाह रहे हो, हम ये कहते हैं कि जी 9वीं की क्लास, 10वीं की क्लास, 8वीं की क्लास, तो हम किसी ख़ास क्लास की भी बात नहीं कर रहे, हम 8वीं की क्लास की बात कर रहे हैं। और 8वीं की क्लास में हो सकता है कि 8वीं की क्लास में 100 स्टूडेंट्स हों, 200 स्टूडेंट्स हों, 2 स्टूडेंट्स हों या 1 स्टूडेंट हो। लेकिन हम किसी ख़ास स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे, हम इन जनरल बात कर रहे हैं। तो उसके लिए क्लास में एक क्लास में कई बच्चे हो सकते हैं, और इसी तरह एक क्लास में कई डिविजन्स हो सकती हैं। आप डिफरेंट डिविजन्स को सेम क्लास में पिरो सकते हैं या उसको एक ही वैल्यू दे सकते हैं। लेकिन जब आप यूनिक लेवल पे बात करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको आईडी यूज़ करनी होगी, और आईडी उसका यूनिक आइडेंटिफायर आप कह सकते हैं कि अब 8वीं की क्लास में असलम नाम के लड़के
हो सकता है कि एक ही हो, लेकिन असलम नाम का एक ख़ास लड़का जो है वो एक ही होगा, वो दूसरा लड़का नहीं हो सकता। इसी तरह अमजद नाम का एक ही लड़का होगा, असलम के बाद जावेद और इस तरह करके डिफरेंट जो यूनिक आइडेंटिफायर है जिसकी मदद से आप पिन पॉइंट कर सकते हैं कि ये ख़ास हिस्सा, ये ख़ास स्टूडेंट जो है इसका ये नाम है, तो उसको हम यूनिक आइडेंटिफायर कहते हैं, उसको हम आईडी कहते हैं। और आईडी जो है पूरे वेब पेज में, जब आप आईडी का एट्रीब्यूट यूज़ करने जा रहे हो किसी डिवीज़न के लिए, तो वो पूरे वेब पेज में एक ही होनी चाहिए, एक से ज़्यादा जो है आप आईडी नहीं यूज़ कर सकते, आईडी का जो जो एट्रीब्यूट है। तो ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लें कि क्लास जो है आप एक वेब पेज में 100 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आईडी आप एक वेब पेज में एक ही दफ़ा यूज़ करेंगे किसी ख़ास डिवीज़न के लिए। और इसी कॉन्सेप्ट की मदद से हम जो है फॉर्मेटिंग बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैंने महमूद की क्लास को कई दफ़ा यूज़ किया है। अब अगर मैं चाहता तो डिफरेंट क्लासेस भी यूज़ कर सकता था, लेकिन डिफरेंट जो वैल्यूज़ हैं वो भी यूज़ कर सकता था। लेकिन यहाँ पे मैंने सेम इसलिए रखा कि अगर मैं सिर्फ महमूद को फॉर्मेट करना चाह रहा हूँ, महमूद की क्लास को, तो मैं कई हिस्सों को जो है बैक वक़्त जो है फॉर्मेटिंग उसकी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे हमारे केस में हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं, हम सिर्फ इस डिवीज़न की फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम वापस थीम डॉट CSS में आते हैं, क्योंकि हम इस डिवीज़न की फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसके शुरू में ये चूँकि क्लास जो है वो डिवीज़न की क्लास है और हम इसी की फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं, तो इसके शुरू में मैं div अगर लिख दूँ और उसके बाद बाकी जो हिस्सा है उसको मैं एज़ इट इज़ रहने दूँगा और इसको वेब पेज में आगे सेव करने के बाद वेब पेज में इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी डिवीज़न को, उसी क्लास को फॉर्मेट कर रहे हैं। तो इस तरह जब आपने किसी ख़ास डिवीज़न को फ़ॉर्मेट करना हो और वो सेम हो, उन क्लासेस भी एक वेब पेज में एक से ज़्यादा हों, तो आप उस ख़ास हिस्से को या उस ख़ास टैग को जो है वो स्पेसिफ़िकली फ़ॉर्मेट कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, वापस दोबारा मैं आता हूँ वेब पेज में और यहाँ पे हम देखते हैं कि मज़ीद हम किस हिस्से को फ़ॉर्मेट कर सकते हैं। अब अगर मैं इसी तरह H3 की जो हेडिंग है, मैं चाह रहा था कि H3 की हेडिंग को मैं फ़ॉर्मेट करना चाहूँ। मैं सिंपल यहाँ पे जो है एक कॉपी करता हूँ इसको, हिस्से को, और इसके बाद मैं H3 डिवीज़न के बजाय मैं H3 से इसको रिप्लेस कर देता हूँ। उसके बाद डॉट महमूद, चूँकि हमें पता है कि H3 की जो हेडिंग है उसकी एक क्लास महमूद भी है, तो हम स्पेसिफ़िकली इसी H3 के टैग को फ़ॉर्मेट करना चाह रहे हैं जिसकी क्लास महमूद हो। तो इसको मैं सेव करूँगा और फिर इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि हमने ऊपर वाली जो H3 की हेडिंग है उसको भी फॉर्मेट कर लिया और नीचे वाली जो क्लास है उसको भी फॉर्मेट कर लिया। तो इस तरह आप टैग्स में जो क्लासेस हैं इनके एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हुए किसी ख़ास टैग को पिन पॉइंट कर सकते हैं, उसको स्पेसिफिकली जो है फॉर्मेट कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हम दोबारा वेब पेज में आते हैं। इसी तरह अगर चाहें तो स्पैन के टैग को भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं, इसमें यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को H3 को मैं स्पैन से रिप्लेस कर दूँ, अब अगर आप देखें तो H3 के बजाय अब हम स्पैन के जितने भी टैग्स थे जिसकी वैल्यू क्लास थी, इसके अलावा हो सकता है कि इस वेब पेज में स्पैन के कई और टैग्स भी यूज़ किए गए हों, लेकिन CSS में हमने उसको स्पेसिफाई कर दिया है कि सिर्फ वही स्पैन के टैग्स को फॉर्मेट करें जिनकी क्लास जो है वो महमूद हो। और इसके बाद हम वापस आते हैं दोबारा वेब पेज में और यहाँ पे देखते हैं कि हम कुछ और फॉर्मेट कर सकते हैं या नहीं। इस दफ़ा हम मेन आईडी एट्रीब्यूट को CSS की मदद से स्टाइल करना चाहेंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिवीज़न के इस टैग में हमने मेन का आईडी जो है, मेन की आईडी यूज़ की है। इसी तरह ऊपर H1 में भी हमने मेन की आईडी यूज़ की है। अब अगर मैं CSS में वापस आऊँ और आपको मैंने बताया था कि जब हम CSS में किसी आईडी को फोकस करना चाह रहे हो, किसी आईडी पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहे हो, तो उसके लिए हमें हैश का सिंबल यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं हैश का सिंबल यूज़ करता हूँ और उसके बाद मैं जो वैल्यू थी, जिस आईडी की जो वैल्यू है उसको मैं टाइप करूँगा। हमारे केस में यहाँ पे मेन है और मेन टाइप करने के बाद इसको मैं सेव करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि वेब ब्राउज़र में मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया तो वो हिस्से जहाँ पे हमने आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू मेन रखी थी वो तमाम के तमाम हमारे सामने फॉर्मेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ये डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हो, लेकिन हमारे केस में ये डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं है, क्योंकि हम H1 को जो है फ़ोकस करना चाह रहे थे, उसी पे सिर्फ ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहे थे। तो अब मैं दोबारा वापस CSS की इस फाइल में आता हूँ
और यहाँ पर इस आईडी से पहले मैं h1 का टैग लिख दूंगा ताकि हम CSS को बेहतर तरीके से ये बता सकें कि हम सिर्फ और सिर्फ h1 के उस टैग को फॉर्मेट करना चाह रहे हैं जिसका आईडी जो है वो मेन हो। तो इस तरह आप CSS में आईडी की मदद से और क्लास के एट्रीब्यूट की मदद से अपने CSS के जो टैग्स हैं उनको बेहतर तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है लेकिन कोशिश करें, आप प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आप बेहतर तरीके से इसको समझ जाएंगे। और ये बहुत ही इजी और पावरफुल लैंग्वेज है। इसकी मदद से आप बेहतर तरीके से अपने पेजेस को खूबसूरती से स्टाइल कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे इस वेब पेज में हम कुछ और फॉर्मेट कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पर मैं h3 की इस हेडिंग को फॉर्मेट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं वापस theme.css में आऊँगा और यहाँ पे जो सिलेक्टर है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। h3 यहाँ पे टाइप करने के बाद सेव करूँगा और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ वेब ब्राउज़र को। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी हिस्से में हमने h3 की हेडिंग यूज़ की थी इस वेब पेज में, वो तमाम की तमाम हमारे सामने हाईलाइट हो गई हैं। हम चूँकि एक ख़ास हिस्से को फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, उसको फोकस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैं वापस बेसिक पेज डॉट HTML में आता हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस h3 की हेडिंग जो है, इसके ऊपर इसका पेरेंट कौन है। पेरेंट से मुराद ये है कि ये टैग जो h3 हम यूज़ कर रहे हैं ये किस टैग के अंदर इनक्लोज हुआ है। इसका पेरेंट जो है वो डिवीज़न है जिसकी क्लास है टी टाइप्स। तो इस डिवीज़न के अंदर हमने डिफरेंट जो टैग्स हैं उनको इनक्लोज किया, उसमें से एक टैग जो है वो h3 का है। और पेरेंटिंग का ये कॉन्सेप्ट है, ये इसलिए अभी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हमें हर टैग को तो क्लास या आईडी का एट्रीब्यूट नहीं उसको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो उसके लिए हम पेरेंटिंग की मदद से CSS में उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं, उसको स्टाइल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने इनक्लोज किया हुआ h3 का टैग जो है वो इस टी टाइप की डिवीजन के अंदर जो है इनक्लोज हुआ है, तो इसका पेरेंट जो है वो टी टाइप्स हुआ और इसका जो चाइल्ड है वो h3 है और UL इसके दो चाइल्ड हैं ऊपर वाले क्लास के। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है कि जब किसी डिवीजन के अंदर आप डिफरेंट टैग्स को इनक्लोज कर रहे हो तो वो उसका चाइल्ड होता है जो इनक्लोज हो रहा हो, और जो इनक्लोज करता है वो उसका पेरेंट हो जाता है। यहाँ पे हमारा इस केस में ये जो पेरेंट है वो h3 का जो पेरेंट है वो टी टाइप्स की क्लास है और हम इसको CSS में स्टाइल करेंगे और CSS में हम इसको अगर सिंपल h3 लिखते हैं तो वो सब के सब पैराग्राफ पे जितने भी h3 के जो हेडिंग्स हैं उन पे वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे हमारे पास अब आईडी का एट्रीब्यूट भी नहीं है, इसके अलावा क्लास का एट्रीब्यूट भी नहीं है, तो अब हम पेरेंटिंग की मदद से जो है इस टैग को फॉर्मेट करेंगे। तो उसके लिए पेरेंटिंग को यूज़ करने के लिए सिंपल अगर मैं शुरू में यहाँ पे इसकी क्लास लिख दूँ और स्पेस दे के h3 लिखूँगा तो हम इस टैग को बेहतर तरीके से फॉर्मेट कर सकेंगे और इसी हिस्से को पिन पॉइंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डॉट क्लास लिखने के बाद स्पेस दी और h3 को टाइप किया। तो अब अगर हम वेब पेज को रिफ्रेश करें तो आप देखेंगे कि बल्कि ये तो सारी की सारी पेज से हेडिंग गायब, वो फॉर्मेटिंग गायब होगी। देखते हैं कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं वापस बेसिक पेज डॉट HTML के इस पेज पे आता हूँ और यहाँ पे हम देख रहे हैं क्लास हमने यूज़ की है टी टाइप्स की और यहाँ पे थीम डॉट CSS में हमने क्या लिखा है इसके लिए भी मैं दोबारा वापस थीम डॉट CSS में आऊँगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने गलत लिख दिया, मैंने डॉट क्लास लिख दिया, बल्कि यहाँ पे मुझे डॉट क्लास के बजाय डॉट टी टाइप्स लिखना चाहिए था। तो इस तरह जो छोटी-छोटी गलतियाँ हैं इनको आपने ज़हन में रखना है। फॉर्मेटिंग जब आप कर रहे हो अपने वेब पेज में CSS को यूज़ कर रहे हो तो आपको स्पेसिफिकली जो है गौर से देखना होगा। अगर आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं आ रहा, थोड़ा-सा कंसंट्रेट करें तो हो सकता है कि छोटी-मोटी टाइपोज़ की या स्पेलिंग मिस्टेक्स हों जिसकी मदद से आप अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स को अचीव नहीं कर पा रहे। मैंने यहाँ पे टी टाइप्स लिखा और उसके बाद जैसे ही मैं वेब पेज को अब रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि हम इस ख़ास हिस्से को फॉर्मेट कर पा रहे हैं। तो इस तरह पेरेंटिंग की मदद से हमने इस हिस्से को फॉर्मेट कर लिया। हमने CSS को ये बताया कि जिस चाइल्ड को हम फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, जिस टैग को हम फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, उसका पेरेंट कौन है। तो उस तरह हम CSS में बेहतर तरीके से अपने टैग्स को जो है वो पिन पॉइंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा-सा मज़ीद इस कॉन्सेप्ट को आपके सामने पेश करता हूँ ताकि आप इसको थोड़ा-सा और बेहतर तरीके से समझ जाएँ। अब हम देखते हैं कि किसी और हिस्से को हम फॉर्मेट कर सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अगर मैं चाहूँ कि
पी के इस टैग को हम फॉर्मेट करते हैं। जी, तो मैं पी के इस टैग को फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहले तो मैं पी का जो सेलेक्टर है वो थीम डॉट सी एस एस की इस फाइल में लिखता हूँ और उसके बाद इस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, तो देखते हैं कि हमारी ये फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई होती है या नहीं। और यहाँ पे वेब पेज पे आप देख रहे हैं कि ये फॉर्मेटिंग जो है पूरे पेज पे अप्लाई हो चुकी है जहाँ जहाँ पर हमने पैराग्राफ का टैग जो है वो यूज़ किया है। लेकिन हमारा जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो ये नहीं है, हम ये नहीं चाहते कि पूरे वेब पेज में सब हिस्सों पे जहाँ पे भी पी का टैग यूज़ किया गया हो वहाँ पे ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए मुझे जो है दोबारा पेरेंटिंग को यूज़ करना होगा, पेरेंटिंग के कॉन्सेप्ट को, चाइल्ड पेरेंट कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इसको फॉर्मेट करना होगा। तो मैं वापस बेसिक पेज डॉट एचटीएमएल में आऊँगा। यहाँ पर हमारे पास पी टैग से ऊपर h3 का टैग है, तो इसका मतलब ये हुआ कि h3 जो है वो इस पी टैग का पेरेंट है। तो मैं थीम डॉट सी एस एस में आऊँगा और इसको मैं h3 लिखता हूँ, उसके बाद स्पेस p और इसको मैं रिफ्रेश वेब ब्राउज़र में जब रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारे सामने कुछ भी अपीयर नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पे चाइल्ड पेरेंट के गलत कॉन्सेप्ट को देखा है। और मैंने आपको ये बताया था कि चाइल्ड पेरेंट का कॉन्सेप्ट तब होता है जब कोई टैग दूसरे टैग को इनक्लोज कर रहा हो। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पी का टैग जो है वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि h3 का टैग ऊपर स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म हो रहा है, लेकिन इसने कहीं भी पी के टैग को इनक्लोज नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि ये इसका पेरेंट नहीं हो सकता। ये आपस में भाई तो हो सकते हैं ऊपर वाली डिवीजन के, लेकिन जो है ये पेरेंट नहीं हो सकता। h3 जो है वो पी टैग का पेरेंट नहीं हो सकता। तो उसके लिए इनक्लोज होना, एक टैग को दूसरे टैग में इनक्लोज होना लाजमी है। यहाँ पे पी टैग जो है ये इनक्लोज हो रहा है डिवीजन, ऊपर वाली डिवीजन में महमूद जिसकी क्लास है। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पी जो है ये चाइल्ड है इस डिवीजन का जिसकी क्लास महमूद है। तो हम यहाँ पे सी एस एस में इसको दोबारा चेंज करते हैं और थीम डॉट सी एस एस में यहाँ पे मैं क्लास लिखता हूँ, क्लास के लिए डॉट लिखूँगा और उसके बाद महमूद स्पेस पी। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि वो हिस्सा जो है वो फॉर्मेटिंग अब पूरे पैराग्राफ में जहाँ पे भी वेब पेज में पैराग्राफ है उस पे नहीं हो रही, बल्कि सिर्फ उसी हिस्से पे हो रही है जिसका पेरेंट जो है वो डॉट महमूद है। तो इस तरह चाइल्ड पेरेंट कॉन्सेप्ट की मदद से आप बेहतर तरीके से अपने वेब पेजेस की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, किसी टैग को पिन पॉइंट करवा सकते हैं। यहाँ पे हम मज़ीद जो है अगर इसको ठीक करना चाहें, सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को हम अगर फॉर्मेट करना चाहें या उसको ऊपर वाला जो पी है, क्योंकि यहाँ पे इस डिवीज़न में हमने 2 पी यूज़ किए हैं, 2 पैराग्राफ यूज़ किए हैं। अगर हम ऊपर वाले हिस्से को इसको फॉर्मेट करना चाहें तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे हम इसको कोई क्लास दे सकते हैं या इसको कोई आईडी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको एक आईडी देता हूँ और इसका वैल्यू जो है मैं फोकस रखूँगा। इसको मैं सेव करता हूँ और उसके बाद थीम डॉट सी एस एस में आऊँगा। पी के बाद आपको मैंने बताया था कि आईडी आपने अगर लिखनी हो, आपने किसी ख़ास टैग को फोकस करना हो जिसकी आईडी जो है वैल्यू, उस वैल्यू के हिसाब से फोकस करना हो, तो आप वो टैग लिखेंगे और उसके बाद उसकी वैल्यू लिखेंगे हैश के सिंबल के साथ। तो आप सिर्फ उसी हिस्से को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये आपको ये बेसिक्स हैं सीएसएस के और इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा जो है नॉलेज होना चाहिए पेरेंटिंग चाइल्ड पेरेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके अलावा आईडी के एट्रीब्यूट की मदद से जो है सीएसएस के डिफरेंट टैग्स को फॉर्मेट करना, उनको सर्च करना, उनको मखसूस करना जो है वो आपको आना चाहिए, ताकि जब आप अपने वेब पेजेस की फॉर्मेटिंग करने जा रहे हो तो आप अच्छे तरीके से अपने वेब पेजेस की फॉर्मेटिंग कर सकें।